प्रोफेशनल एथिक्स ये 8th सेमेस्टर में अब एंड टर्म एग्ज़ाम आने वाला है और ऑलमोस्ट मैं सारा कुछ कवर कर चुका हूँ। और जिसको नहीं पता है वो मैंने 40-30 मिनट की वीडियो बनाई है 2 और सब कुछ कवर है उसमें ऑलमोस्ट। और एक चीज़ रह गई थी दैट इज़ केस स्टडीज़। तो हम सारी केस स्टडीज़ देखने वाले हैं, ठीक है? भोपाल गैस ट्रेजेडी से लेके टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ तक। तो इसमें कुछ अच्छी केस स्टडीज़ हैं, कुछ बुरी हैं और 2.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है छोटा-सा या 6.5 या किस्मत अच्छी रही कि 12.5 का भी आ जाएगा। किस्मत अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं, ठीक है? और अगर ऐसा ही कुछ सिमिलर आता है, जैसे अभी उड़ीसा में जो हादसा हुआ या फिर ये टाइटैनिक वाला जो हादसा हुआ, तो ये भी एक केस स्टडीज़ है, तुम इनका यूज़ भी कर सकते हो। और पेपर में इस टॉपिक से कुछ नहीं आया, वैसा तो आएगा, नहीं आया तब भी इसको किसी न किसी आंसर में प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं ये, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में जो तुम सीखोगे वो कहीं काम नहीं आएगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि तुम मल्टीपल आंसर में इन सभी केस स्टडीज़ का यूज़ कर रहे हो। तो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं, हम शुरू करते हैं एक-एक करके सारी स्टडीज़ से। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं 2.5 मार्क्स का भी एक्सप्लेन करूँगा और ऐसा भी एक्सप्लेन करूँगा कि 6.5 के लिए तुम्हें याद रहे, ठीक है? तो चलो। सो ये है सारी केस स्टडीज़ के नोट्स, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मगर जो थ्रू आउट होना चाहते हैं इसके, वो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी से शुरू करते हैं। और ये जिसके मिड सेम में भी आया था वो पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। क्योंकि सिर्फ भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था ये जानना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर जो टर्म्स हैं जैसे यूसीआईएल, एमआईसी, इन चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हिस्ट्री में बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया में और बहुत ही इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहेंगे इसको। और इससे क्या हुआ, ये चीज़ें डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाएगा अगर हम इससे सीख लेंगे। तो केस स्टडी करने का मतलब है कि चीज़ों से सीखना। दिसंबर 2-3 की बात है, 1984। और लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया की है। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी थी जो कि पेस्टिसाइड प्लांट है और यहाँ पे काम चल रहा था। ट्रेजेडी क्या हुई थी कि टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो रिलीज़ हो गई थी, ठीक है? मिथाइल आइसोसाइनेट, कुछ चीज़ें याद रखने लायक, उसके बिना आंसर फ्रेम करना बहुत बेकार सा होगा। और यहाँ मैंने नोट्स के तरीके से समझाया है। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ डेथ हो गई थी, 10,000 ऑफ पीपल सफ़र हुए थे, लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। और कॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है इसके, मेंटेनेंस ख़राब थी, इनएडिक्वेट सेफ्टी सिस्टम बेकार था, ट्रेनिंग सही से नहीं हुई थी, लैक ऑफ इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स, ठीक है? कोई डिटेल में जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मतलब ऐसा है कि अभी मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल भी नहीं बता सकता, सिर्फ ऐसा बताऊंगा कि तुम अभी समझो और आंसर जाके लिख दो। तो डिटेल में जाओगे तो क्या होता है, तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी कि अलार्म तक नहीं बजा था क्योंकि पता नहीं था कि गैस लीक हो गई है, ठीक है? और इन डेप्थ जाओगे तो इतने 10,000 के करीब लोग मर गए थे पहले दिन ही, रोड पे लाशें बिछ गई थी और ये सारी कहानी तो तुम्हें पता ही है, ठीक है? और 2.3 बिलियन के अप्रॉक्स जो है वो कोर्ट ने इस कंपनी से मांगा था, मगर कुछ लीगली काम करके इन्होंने क्या करा, उसको रिड्यूस कर दिया और हर एक आदमी के लिए जो भी मरा है उसकी कंपनसेशन 10,000 कर दी। तो ये बहुत बुरा हुआ था जो भी हुआ। और लीगल एंड एथिकल इम्प्लीकेशन क्या है, लीगल बैटल हुई जैसे कि मैंने बताया, कंपनसेशन क्लेम जो लोग मरे हैं उनके फैमिलीज़ के लिए। और रेज्ड क्वेश्चन अबाउट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाईलाइट करता है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वगैरह को। सिग्निफिकेंट लेसन क्या क्या लर्न करें। पहले तो बहुत डेवस्टेटिंग इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये और वेकअप कॉल है, ऐसी जगह पे खास तौर पे सेफ्टी एनवायरनमेंट रहना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेगुलेशन सही होने चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो जिस चीज़ पे काम कर रहे हो कितना डेंजरस है। हाईलाइट द नीड ऑफ प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, क्योंकि काम पता होगा कि ये जो है डेंजरस काम है तो हर कोई सावधानी बरतेगा। सेवरल केस स्टडीज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेगलेक्टिंग सेफ्टी, ठीक है? ये सर्व करती है ऐसी केस स्टडी जो सेफ्टी को नेगलेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय है, ठीक है? भोपाल गैस हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर। दोबारा से बता दूं, मैं चीज़ों को इन डेप्थ नहीं जाएंगे और ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे जो तुम्हें एक्जैक्टली कॉपी पे जाके लिख देनी है, ठीक है? वेदर इट इज़ 12.5 मार्क्स का या 6.5 का। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर में चेर्नोबाइल और फुकुशिमा दोनों का नाम आता है। 1986 और फुकुशिमा तो अभी हाल ही की बात है, 10 साल भी नहीं हुए, ठीक है? 10 साल हो गए हैं। और सीरियस एक्सीडेंट है इन्वायरमेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे, ठीक है? ये जो ऊपर शॉर्ट में लिखा है ना मैंने, रेज कंसर्न अबाउट सेफ्टी एंड मैनेजमेंट, और एम्फेसाइज करता है रिस्क असेसमेंट को, पुअर मेंटेनेंस, इमरजेंसी रिस्पांस को। तो ये चीज़ें जो है शॉर्ट में है कि दोनों में अल्टीमेटली एक जैसा ही काम हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर है। अब चेर्नोबिल की बात करते हैं। चेर्नोबिल जो है वो विश्व का सबसे घातक, मतलब ऐसा न्यूक्लियर इंसिडेंट है जो हिस्ट्री में याद रहेगा। यूक्रेन में चेर्नोबिल नाम की एक जगह है, उससे 16 किलोमीटर दूर, ऐसे यहाँ लिखा नहीं हुआ है मगर बता रहा हूँ ऐसे ही, सोवियत यूनियन फॉर्मली था। कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट सेवरल न्यूक्लियर डिजास्टर, हिस्ट्री में ऐसा खतरनाक डिजास्टर नहीं हुआ। कॉज बाय कंबाइनिंग ऑफ डिज़ाइन फ्लॉ हुए थे, ऑपरेटर एरर्स हुए थे, लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स हुए थे, ठीक है? और क्या हुआ, रेडियो एक्टिव मटेरियल निकले इन्वायरमेंट में, इमीडिएट डेथ हुई, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स हुए और फोर्स द इवैक्यूएशन रीलोकेशन ऑफ जो आसपास के लोग थे उनको भी जाना पड़ा। और यह आसपास की बात नहीं है, ये मतलब बहुत ही अलग अलग नेशंस में जाके इसका फैल गया था। हुआ क्या था कि अच्छा डिटेल में जानना है तो क्या करना, तुम चेर्नोबिल लिखना, यूट्यूब पे कोई केस स्टडी वगैरह देख लेना, नहीं तो
क्या होता है, इंटरेस्ट यहीं से आता है। अगर तुम पढ़ोगे कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था, उससे 10 गुना या 40 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो हवा में इवेपोरेट हो गया था धमाके की वजह से। और रीज़न क्या था कि वो इमरजेंसी के लिए जो प्लेट्स डाली थी उन्हीं की वजह से एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। और एसिड रेन हुई, रेडियो एक्टिव रेन हुई, मतलब सोचो क्या हुआ होगा। और गाय जो है घास वगैरह खाती है तो उससे ही दूध बनता है, तो लोगों को थायराइड हो गया वो दूध पी के। तो बहुत ही ऐसा काम हुआ था कि रिलोकेशन ऑफ नियर बाय रेजिडेंस रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट रिस्क ऑफ न्यूक्लियर पावर, कितना और सारे प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है ना, इमरजेंसी वगैरह। फुकुशिमा का भी केस ऐसा ही है कुछ, ये जापान की बात है। और जापान नोन फॉर अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक हुआ था पास में फुकुशिमा जगह, जो पावर प्लांट है उसके पास में जो समुद्र था वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है। और आज भी, आज की, क्योंकि 2011 पास ही की बात है ना, 2023 चल रही है, 13 साल हुए हैं। और आज भी क्या होता है, स्नेक्स वगैरह डाले जाते हैं, मतलब उस फुकुशिमा की जो प्लेस है वहाँ पे रेडियो एक्टिव स्नेक्स, यानी वहाँ वो स्नेक्स जो हैं वो पता लगाते हैं कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल अभी भी मौजूद है वहाँ, तो भेजे जा रहे हैं कि लोग वहाँ रह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कॉज बाय पावरफुल अर्थक्वेक एंड सब्सिक्वेंट सुनामी, अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी आई और मेल्ट डाउन हो गई 3 रिएक्टर कोर्स और रेडियो एक्टिव मटेरियल निकला। फोर्स द इवैक्यूएशन ऑफ नियर बाय रेजिडेंस, ये चीज़ें कॉमन है। देखो, एक बार रेडियो एक्टिव, तुम इसका कॉज जान लो, कॉज क्या हुआ था, सुनामी था, ठीक है। और इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी ये तुम खुद भी सोच सकते हो कि आसपास के लोगों को जाना पड़ेगा, बहुत सी जानी जाएंगी। और वर्नेबिलिटी कितनी है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, है ना। और ये तो नेचुरल डिजास्टर का मामला है, तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। इंक्रीज कंसर्न अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। 10-15 साल तो बहुत कम है, पता नहीं कब तक चलता है। इम्पैक्टेड पब्लिक परसेप्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड लेड टू शिफ्ट एनर्जी पॉलिसी का शिफ्ट होना, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी नेचुरल डिज़ास्टर की। अब आते हैं स्पेस शटल चैलेंजर, ये किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो पता ही चल गया होगा, कुछ होता है नाम से ही पता चल जाता है कि स्पेस शटल में कुछ दिक्कत आई, ठीक है। तो हुआ क्या था, एक्सप्लोजन हुआ था, ट्रैजिक इंसिडेंट 1986 का ये, जहाँ पे चैलेंजर स्पेस शटल जो है एक्सप्लोड हो गया था लॉन्च के तुरंत बाद। एग्जैक्टली बताओ तो 73 सेकंड पे, ठीक है। और इसके इन डेप्थ जाएंगे अभी हम नीचे, मगर जैसे 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो वो जो मैंने ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं तुम ऐसे लिखना कि 1986 के अराउंड, और तुम डेट मेंशन कर देना, मतलब ईयर मेंशन कर देना, एटलीस्ट ये लगेगा कि तुमने पढ़ा है। एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग में रखो। 1986 के अराउंड ये हुआ था, जो डेथ हो गई 7 क्रू मेंबर्स की, ठीक है, जो उस रॉकेट में गए थे। नासा का मामला है। और इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड डिज़ाइन फ्लॉ हुआ था असल में ओरिंग में। ओरिंग के बारे में ये सब बात करेंगे नीचे, मगर तुम्हें 2.5 में इतना लिखना है कि कम्युनिकेशन फेलियर हो गया था और ऑर्गेनाइजेशनल इशू है, और हाईलाइट सिग्निफिकेंस ऑफ रिजिडियस सेफ्टी प्रोटोकॉल वगैरह, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अब हुआ क्या था इसमें, जनवरी 28 की बात है 1986 में। और अगर तुम्हें ये पॉइंट्स याद रहता है तो ज़्यादा बेटर आंसर फॉर्मुलेट होता है, ठीक है। और मान लो 12.5 मार्क्स आ गया तो तुम क्या क्या बढ़िया से एक्सप्लेन कर दोगे उसे। तो 73 सेकंड में आफ्टर लॉन्च में शटल जो एक्सप्लोड हो गया था, लॉस ऑफ ऑल 7 क्रू मेंबर, 7 क्रू मेंबर तो मरे ही, साथ में कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, है ना। मेन कॉज जो है ओरिंग का फेलियर इन द शटल सॉलिड रॉक बूस्टर ड्यू टू कोल्ड वेदर। अच्छा, कोल्ड वेदर का मामला है, मतलब हुआ क्या था असल में, उस समय टेम्परेचर जो था -3 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, ठीक है। और बोला जाता है कि मतलब प्लेट्स वगैरह पे बर्फ़ जम गई थी टोटली, ठीक है। मतलब बोल दिया गया था नासा को कि भाई अभी मत इसको लॉन्च करो। और ना, मतलब होता क्या है कि ओरिंग्स वगैरह जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक झेल लेती हैं, मतलब उसके -3 होना तो बहुत ही इम्पॉसिबल से काम हो जाता है। और वैसे ही काफ़ी डिले हो चुका था लॉन्च, तो इस बार नासा ने प्रिकॉशन को नहीं फॉलो किया और बोला कि ओके कर दिया कि हाँ लॉन्च कर दिया जाए, वैसे ही बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। तो फेलियर ऑफ ओरिंग इन द शटल सॉलिड रॉकेट बूस्टर, मतलब एक इस तरह का है कि जैसे तुम चाहते हो कि रॉकेट उड़े, जल्दी उड़े, है ना, और फिर भी डिले हो रहा है। काफ़ी डिले के बाद फिर तुम्हारा मन में आता है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब सीधा उड़ाओ। तो यही चीज़ हुआ ऐसा कुछ। प्री लॉन्च कंसर्न रिगार्डिंग ओरिंग परफॉर्मेंस, तो शुरू में ही बोल दिया गया था, मतलब तुम शुरू के कुछ सेकंड में ही पता लग जाता है। ओरिंग जो होती है, जैसे तो वो रॉकेट जब उड़ता है तो गैसेस रिलीज़ होती हैं, ओरिंग जो है वो कंप्रेशन का काम करता है, और वहाँ से फेलियर हुआ और गैस जैसे ही लीक हुई, हाइड्रोजन बर्न हुआ, पूरा रॉकेट उड़ा दिया उसने, ठीक है। प्री लॉन्च के टाइम पे कंसर्न दी गई थी ओरिंग की, ठीक है। और की फैक्टर क्या है इसके, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर था कि लॉन्च को शेड्यूल करना है, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग है नासा और उसके कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर्स के बीच में, और हीट वार्निंग कंसर्न रेज बाय इंजीनियर रिगार्डिंग ओरिंग प्रॉब्लम। तो जब भी तुमने देखा हो कोई हादसा होता है ऐसा ही, ठीक है, रॉकेट के मामले में कोई ना कोई वार्निंग पहले दे दी जाती है मगर नेगलेक्ट हो जाती है। तो लैक ऑफ रॉबस्ट सेफ्टी कल्चर और प्रायोरिटाइजेशन सेफ्टी ओवर शेड्यूल प्रेशर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस एंड आफ्टर मैथ क्या है कि सस्पेंशन ऑफ द स्पेस शटल प्रोग्राम फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो हुआ क्या, जल्दीबाजी के चक्कर में 3 साल तक सस्पेंड हो गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रॉजर कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट एंड रिकमेंड इंप्रूवमेंट। फिर सिग्निफिकेंट डिज़ाइन एंड चेंजेस हुए जो सेफ्टी को इन्हांस करते हैं। एम्फेसिस ऑन फोस्टिंग अ सेफ्टी कॉन्शियस कल्चर विद इन नासा। लेसन क्या क्या लर्न हुआ,
ठीक है। रिस्क असाइनमेंट, टेस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, ह्यूमन कॉस्ट, इन सब चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए, हाई रिस्क एंडेवर्स, ठीक है। फिर अगला आता है 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट। सेम गोज़ टू, यहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का मामला है 1979 में, यूएसए की बात है। पार्शियल रिएक्टर मेल्ट डाउन हो गया और रेडियोएक्टिव गैसेस निकल गई, ठीक है। अब तुम्हें पता है रेडियोएक्टिव गैसेस निकलती है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें तुम लिख दोगे, ठीक है। क्या रिस्क है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन का पोटेंशियल क्या रिस्क होता है, ये पता चल गया लोगों को। और सेफ्टी मेजर्स को इंप्रूव करना है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है किस तरह के केस स्टडी के आंसर फ्रेम होते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत भी आइडिया लगता है तो तुम उसको बना सकते हो। और इससे हमें क्या सीख मिलती है ये ज़रूर लिख देना, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज़ इसी का काम है। फैक्ट्स नहीं देने हैं, हमें जो सीख मिली वो भी लिखना है। द एक्सीडेंट वॉज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट माल फंक्शन, ऑपरेटर एरर एंड डिज़ाइन फ्लॉ। अगेन यहाँ पे भी डिज़ाइन फ्लॉ का मामला है। और पार्शियल मेल्ट डाउन ऑफ यूनिट 2 रिएक्टर कोर, ठीक है, पेनिनसुला में हुआ था, हैरिसबर्ग। ये थोड़ा टेक्निकलिटीज़ देख लेना। डिज़ाइन द इंसिडेंट रेज कंसर्न अबाउट सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, और द इंसिडेंट रिसीव एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज लेड टू पब्लिक एंजाइटी। इसके ऊपर तो नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंटेशन भी है, ठीक है। फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन मत देखना शुरू कर देना, थोड़ा बहुत जान लो बस, काफ़ी है। फिर देखिए कैलेक्स केस स्टडी, ठीक है। मैं इसको ये जो है हमारे सिलेबस में दे रखा है कैलेग नाम से। अब मैंने इसको बहुत सर्च करके देखा तो कैलेग मिला नहीं, मेरे को लगता है कैलॉग लिखा होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर कैलेग भी है कैलॉग भी है, बस ये चीज़ जान लो कि यहाँ पे अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही थी, ठीक है। बिजनेस के मामले में अनएथिकल काम चल रहा था, कॉर्पोरेट फ्रॉड का मामला है। और इन्वॉल्व अकाउंटिंग मैनिपुलेशन टू इन्फ्लेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हुए, रेपुटेशन डैमेज हो गई, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ों का है, ठीक है। कैलॉग्स का देख लेना, सेल्स वगैरह, ठीक है। मेरे को क्योंकि ये लग रहा है कैलॉग्स के बेसिस पे बनाया है। और केस स्टडी सर्व एज अ वैल्यूएबल लेसन फॉर प्रोफेशनल एंड कंपनीज टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं सत्यम के बारे में बताता हूँ। सत्यम इसलिए बोल रहा हूँ, देखो तुम सर्च करके देखना, मतलब मैंने करा और इधर उधर सर्च करा, यूट्यूब से लेके गूगल तक, वहाँ पे कैलॉग ही दिख रहा था, तो मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी वहाँ पे, ठीक है। तो कैलॉग की केस स्टडी अलग ही है, फिर वो डॉक्टर कैलॉग ने जो जो कांड किए थे उनके बारे में ही है। सत्यम केस स्टडी की बात करते हैं, ठीक है। ये तो भाई राजा बाबू कि ये मतलब क्या स्कैंडल था ये, है ना। मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल इन इंडिया। सिर्फ कागज़ों पे काम हो रहा था, सिर्फ कागज़ों पे, और इवैल्यूएशंस बढ़ रही थी कागज़ों पे। और इसको देख के फंड जो देने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, तो सब स्टॉक का गेम है ना। इन्वॉल्व अकाउंटिंग फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते थे और फर्जी होती थी वो। एक्सपोज्ड वीकनेस, मतलब इन्होंने 2008 तक शायद, जैसे अभी जहाँ पे विप्रो इन्फोसिस है वहाँ तक पहुँच गए थे ये सत्यम कंप्यूटर्स। तो लेड टू रेगुलेटरी रिफॉर्म एंड इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इन सब ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वगैरह हैं। और कितने का घोटाला हुआ था, लगभग जो है 1.8 बिलियन का। और इसके स्टडी में क्या क्या है, सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड वॉज इंडिया आईटी सर्विस जो 1987 में फाउंड हुई थी। और कंसल्टिंग आउटसोर्सिंग सर्विस, ऐसे ये सब काम होते हैं जो कंसल्टिंग आउटसोर्सिंग के। 2009 में मैसिव अकाउंटिंग स्कैंडल वॉज अनकवर्ड। अच्छा 2008 तक चली थी, तो 9 में पता चल गया था इसमें। हाँ, ये रामलिंगन राजू जो थे, ये चेयरमैन थे, उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ हम फॉल्सीफाई करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। देखा यहाँ लिखा है ना, द फ्रॉड अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.47 बिलियन, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट स्कैंडल, ठीक है। तो पीपीओ वगैरह डालते, लोग पैसा देते हैं इसमें फंडर्स के बाद। अकाउंट फ्रॉड में सत्यम अकाउंट फ्रॉड इन्वॉल्व फिक्टियस इनवॉइस, इन्फ्लेटेड रेवेन्यू और अंडरस्टैंड लाइबिलिटीज़। कंपनी मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू पोर्ट्री ऑफ हेल्दियर फाइनेंस पोजीशन, ठीक है। इससे क्या है कि जो इन्वेस्टर एनालिस्ट वगैरह स्टेक होल्डर्स थे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ परफॉर्मेंस पे फ्रॉड कर दिया। और गवर्नमेंट का फेलियर, ये कॉर्पोरेट गवर्नमेंट फेलियर, क्योंकि ये जो है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस को बताती है कि बहुत सही नहीं है, तभी तो इतना बड़ा स्कैंडल हो पाया। और ऊपर से हम जैसे लोगों को ये बताती है कि कोई अगर स्कैंडल वाला काम है तो इतना बड़ा मत करो कि लोगों की नज़रों में आते रहो, ठीक है। रेगुलेटरी एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, द डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड लेड टू इमीडिएट लीगल एंड रेगुलेटरी एक्शन, जैसे ही पता चला अदर की इंडिविजुअल इन्वॉल्व वर अरेस्टेड। और हाँ, शायद रामलिंगन राजू को 7 साल की जेल भी हुई। और सत्यम वॉज इवेंचुअली एक्वायर्ड बाय टेक महिंद्रा, ये अच्छा करा। अब आजकल सत्यम सॉफ्टवेयर की जगह टेक महिंद्रा सत्यम लिखा हुआ आता है, एक अनदर आईटी कंपनी, है ना। तो टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर दिया। और रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिस्टोरिंग रेपुटेशन, ठीक है। तो एफर्ट लगाए गए कि अब सत्यम ऐसा काम नहीं कर रही है। तो ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल का काम है, टूटने में कुछ समय नहीं लगता। लेसन लर्न क्या है, एम्फेसाइज ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कितनी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंट रहना, इंटीग्रिटी और इथिकल बिहेवियर। और इंसिडेंट सब है वेकअप कॉल फॉर कंपनीज कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रायोरिटाइज करे, लीगल प्रैक्टिसेस करे, रिस्क मैनेज करे, ठीक है। अब आते हैं इन्फोसिस फाउंडेशन, बहुत हो गया नेगेटिविटी, ठीक है। अभी तक सब तो मरने मारने, पैसे चोरी घपले के मामले हुए। अब आते थोड़ा इन्फोसिस अब तारीफ़ों की केस स्टडी है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी घोटाला ही करती हैं, और कॉर्पोरेट लाइफ में जो होता है वो कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे नेशन में इन्फोसिस बड़ा रोल है इन्फोसिस का। इन्फोसिस फाउंडेशन केस स्टडी एग्जाम्प्लीफाइज हाउ अ कॉर्पोरेट एंटिटी कैन लेवरेज इट्स रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके वो सोसाइटी में अच्छा काम कर सकते हैं और इंडिया को बेनिफिट हो रहा है थ्रू इट्स इनिशिएटिव
इन एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट, शायद ये नारायण मूर्ति की है मेरे को लग रहा है ना। इन्फोसिस फाउंडेशन, यहाँ पे लिखा है हेल्थ केयर, डिज़ास्टर रिलीफ, CSR के बारे में तो नीचे डिटेल में है, वो बताएंगे। और ये सारे इनके रोल मॉडल फॉर रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप है, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपिक आर्म ऑफ इन्फोसिस बहुत चैरिटी करता है, IT सर्विसेज कंपनी इन इंडिया, इंगेज इन वेरियस सॉफ्टवेयर वेलफेयर इनिशिएटिव एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हें इन्फोसिस के बारे में छोटा नोट बोला जाए तो ये 3 पॉइंट्स लिख देना। डेमोन्स्ट्रेट द पॉजिटिव इम्पैक्ट बिजनेस कैन हैव ऑन सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ों को इन्फोसिस कैरी करता है, क्या, फिलैंथ्रोपिक आर्म और सोशल वेलफेयर, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट कम्युनिटी के डेवलपमेंट में। अब आते थोड़ा, मान लो 6.5 से लेकर 12.5 तक का क्वेश्चन आ गया। तो इन्फोसिस फाउंडेशन इज़ अ फिलैंथ्रोपिक आर्म ऑफ इन्फोसिस, ये थोड़ा दिमाग में रखो, एंड अ प्रोमिनेंट IT सर्विस कंपनी बेस्ड ऑन इंडिया। फाउंडर इंगेज इन वेरियस सोशल वेलफेयर, क्या क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम हमारे नीचे टाटा वाले भी करते हैं, टाटा पे भी आएंगे। तो केस स्टडी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इन्फोसिस फाउंडेशन एम टू कंट्रीब्यूट टू सोशल, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उन सभी पे आता है। और एम्पावरिंग डिसएडवांटेज कम्युनिटी, सपोर्टिंग हेल्थ केयर, कितने लोगों को जॉब से लेके एम्पावर करा है, रूरल डेवलपमेंट। और एजुकेशनल इनिशिएटिव में क्या है, इन्फोसिस फाउंडेशन हैज़ मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बेटर करा। स्कॉलरशिप्स, तुम्हें अभी पता होगा कितनी स्कॉलरशिप्स निकलती है। ग्रांट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, हेल्थ केयर से लेके सारी सपोर्ट करते हैं, मेडिकल रिसर्च को, ये और रिसर्च होगी तो ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट होंगे, हेल्थ केयर चैलेंजेस में हेल्प करते हैं, डिज़ास्टर रिलीफ तो काफ़ी करते हैं, ठीक है। बहुत ये चीज़ें हर चीज़ जान लो, ठीक है, ऐसे करके मतलब इन चीज़ों के बारे में लिखना ही है तुम्हें, अगर पॉजिटिव केस स्टडी लिखनी है तो। इमीडिएट असिस्टेंस इंक्लूड फूड, शेल्टर, मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाउंडेशन एक्टिविटीज़ अलाइन विद प्रिंसिपल ऑफ CSR, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। NGO से कोलैबोरेट करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से कोलैबोरेट करते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट है बहुत इंडिविजुअल पे पूरे भारत में, और फाउंडेशन एफर्ट हैव बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो सोचो एक कॉर्पोरेट कंपनी जो इन्फोसिस है और सभी का भला कर रही है, ठीक है, अपना काम कर रही है और सभी का भला कर रही है। तो दिस इज़ व्हाट अ कॉर्पोरेट लुक लाइक, जो कि आइडियल है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्लूसिव ग्रोथ। तुम एक कंपनी को गलत माल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, उसके कुछ कुछ ही लोग होते हैं वो, ठीक है। जैसे अभी बायजूस का काफ़ी बेकार इमेज है, अनअकैडमी की काफ़ी बेकार इमेज है, तो वो कुछ ही लोग हैं जो कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ अच्छे टीचर्स भी जुड़े हैं। खैर वो पैसों की बात है, वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, मगर बुराई कंपनी में नहीं, कुछ लोगों में होती है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी सेम है, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट्स विद फोकस ऑन एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट्स जो भी है, नोन फॉर इनिशिएटिव्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, और रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। ये 3 पॉइंट लिख देना टाटा के बारे में पूछे तो। और थोड़ा बड़ा लिखना है तो पूरा जमशेदजी टाटा से शुरू कर देना, कि अच्छी हिस्ट्री रही है टाटा की, और डाइवर्स बिजनेस है, फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा। और अगर थोड़ा टाटा के बारे में तुम्हें शुरू से जानना है ना, क्योंकि तुम्हें नमक में भी दिखता है और एक्चुअल में आया कहाँ से टाटा, है ना, तो वो सब देख लेना, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगी। मल्टीपल सेक्टर्स सच एज स्टील, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी वगैरह। टाटा ग्रुप इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स एंड एथिकल सस्टेनेबल बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR काफ़ी बार आ रहा है, ठीक है, इसको मेंशन जरूर करना किसी भी पॉइंट में। इनिशिएटिव एंड स्ट्राइव्स टू मेक द पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें हैं। फिर से फिलैंथ्रोपिक हो गया, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट। टाटा ग्रुप एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव्स इंक्लूड नैनो प्रोजेक्ट, जो कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन टू द मासेस। फिर टाटा नैनो आई थी, मेडिकल सेंटर हो गए, स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल, फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एजुकेशन के फील्ड में, फिर पावर सोलर इनिशिएटिव जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, फिर सॉल्ट कैंपेन तो तुम्हें पता ही है, आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए। टाटा कंपनी डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे देखो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, और रही बात सत्यम की, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है। तुम डाल सकते हो कहीं भी, मान लो तुमसे क्वेश्चन ही आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, तो इस कंपनी का एग्जांपल देके आंसर और अच्छे से फ्रेम हो सकता है। द एम्फेसिस एम्प्लॉय वेलफेयर, फोस्टिंग अ कल्चर ऑफ इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद द ग्रुप सक्सेस लाइज इन द एबिलिटी टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें आंसर में ऐसा लाना है कि सामने वाला पढ़े तो बोले कि गलत तो नहीं है मगर ठीक ही लग रहा है, ऐसा ऐसा ही कुछ बोलते, ठीक है। मतलब इतने पॉइंट्स होने चाहिए। लास्ट की बात बताओ तो 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं शुरू के, है ना, कितने आते हैं वो, जितने भी आते हैं 5-6 IJKL ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। उन प्रीवियस ईयर मैंने पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ किया, उसके बाद ये बनाया क्लिक हेयर, मतलब ये यूट्यूब की वीडियो है। और 6.5 मार्क्स के यानी जो बड़े क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक सारी कवर करें मैंने नीचे वाली वीडियो में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि तुम्हें ये जो चीज़ें बताई गई हैं
वो तुम इसका एक्चुअल में यूज़ करो। और कोशिश करो कि जैसे तुम्हें टाटा में इंटरेस्ट आ गया तो तुम इसकी वीडियो देखो, जानो जमशेदजी टाटा ने कहाँ से शुरू करा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे आई, है ना, मतलब सारी चीज़ों के बारे में जानो। क्योंकि पेपर के बाद क्या होगा, वो तुम चीज़ें भूल जाओगे, रटी हुई चीज़ें, मगर जो चीज़ें तुमने फील करी होंगी वो याद रहेगी। और याद रखा रहना ही इज़ द इंपॉर्टेंट गेम। ठीक है, तुमने पढ़ा है, पेपर पास कर दिया, कोई मैटर नहीं करता, आगे जाके एग्जाम्पल्स दे पाओ तुम। और तीसरी बात ये है कि अगर तुम ये नीचे की वीडियोस देख चुके हो, ह्यूमन वैल्यूज़ की मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, है ना, 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन की, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की और लॉन्ग आंसर की, तुम पहले ही देख चुके हो तो दोबारा देख लेना। क्योंकि फिर कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं, रिस्क, थ्रेट, कॉलीगेटी, ये सारी चीज़ें ऐसे आ जाती है कि बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा सारी वीडियोज़ देख लो, 3 वीडियोज़ हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।